आपको बताएं कि दफ्तर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के बयान को यकतरफा और गैर मुसद्दिक़ा मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अवामी बयानात में मारूजियत, हक़ाइक़ की दुरुस्तगी और मुकम्मल सियाक़ो सबाक़ को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के बास माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं, दहशतगर्द हमलों में शहरी हलाकतों को कम करके पेश किया गया है, जबकि शरपसंद अनासिर जानबूझकर अवामी खिदमात में खलल और शहरियों की आज़ादाना नक़्लो हरकत में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सईद। एजाज, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का आज क्या बयान था? जी, अब से थोड़ी देर पहले दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली खान ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग की है और इस ब्रीफिंग में भी उन्होंने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जो वाक़या हुआ उसके बाद अवामी एहतजाज के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की तरफ से जो जारी रिपोर्ट है उस पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है इसमें मारूजियत ज्यादा है और ये हकायक के ऊपर मबनी नहीं। शरपसंद अनासर के जराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नजरअंदाज नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी है और रियासती इकदामात को रोकने के लिए मुनज़्ज़म रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशें जबरदस्ती कब्जे में लेना शरपसंदों और दहशतगर्दों के गठजोड़ का सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने इनमें से 3 लाशें वापस हासिल कर ली। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का प्लान वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि पाकिस्तान की 31 मार्च तक की डेडलाइन अफगान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तोसी न करने का फैसला सामने आया। याद रहे कि आज से 3 दिन बाद 31 मार्च वफाकी हुकूमत ने अफगान बाशिंदों की 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तोसी ना करने का फैसला किया है। वजारत दाखिला के इजलास में 31 मार्च की डेडलाइन पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पहले ही निकालने की हिदायत की जा चुकी है। वफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तोसी ना करने का फैसला। और आपको बताएं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का प्लान वापस लेने का मुतालबा किया है। एमनेस्टी का कहना है कि पाकिस्तान की 31 मार्च तक की डेडलाइन अफगान शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का बायस बनेगी। पाकिस्तान ने 31 जनवरी को नोटिफिकेशन के जरिए अफगान बाशिंदों को रावलपिंडी इस्लामाबाद से निकल जाने का कहा, जबकि पाकिस्तान ने 2023 से 2025 के दरमियान 8,44,499 अफगान बाशिंदों को बेदखल किया है। बलोचिस्तान के जिला गवादर में दहशतगर्दों का एक और वार बस से उतारकर 6 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर गवादर और पुलिस हुक्काम ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि मुसल्लह अफराद ने गवादर के इलाके कलमत कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जाने वाली बस से 6 मुसाफिरों को उतारा, शनाख्त करके फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिर जाम बहक हो गए जबकि 1 मुसाफिर जख्मी हुआ। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस हुक्काम वहाँ पहुँचे, जिससे मुलजिमान फरार हो गए। जख्मी मुसाफिर को पश्तनी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वह जख्मी की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस हुक्काम ने बताया कि जाम बहक अफराद में से एक के पास से एक पासपोर्ट बरामद हुआ है जिस पर मुल्तान का पता लिखा है, जबकि दीगर के पास कोई दस्तावेज़ात बरामद नहीं हुई। लाशों को कराची मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब आपको बताएं, सानिया जाफर एक्सप्रेस के 15 रोज बाद ट्रेन सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई है। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से 250 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर क्वेटा के लिए रवाना हो गई। जाफर एक्सप्रेस 15 रोज बंद रहने के बाद 16वें रोज पेशावर से कोयटा के लिए रवाना हुई। 400 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली ट्रेन में 280 मुसाफिर रवाना हुए। ट्रेन पंजाब से होती हुई बलोचिस्तान पहुंचेगी। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की खसूसी इंस्ट्रक्शन पर कि वो बार बार के दोबारा रिस्टोर होने चाहिए और फिर हमारे नए मिनिस्टर साहब हनीफ अब्बासी साहब आए
उसको जब चार्ज मिला तो उसको भी टास्क दिया गया कि जितने जल्दी हो सकता है दोबारा रेस्टोरेशन बहाली होनी चाहिए। इस मौके पर मुसाफिरों का कहना था कि पेशावर से कोयटा ट्रेन सर्विस बंद होने पर उन्हें मुश्किलात का सामना था। बहुत अच्छी बात है, पहले बंद हुई थी लेकिन अब फिर से शुरू हो गई है, सफर अच्छा गुजरता है। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया था, जिसके बाद ट्रेन सर्विस 15 रोज तक बंद रही। ट्रेन सर्विस की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि महकमे रेलवे को मजबूरी तौर पर 3 करोड़ रुपए तक का नुकसान भी उठाना पड़ा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज, पेशावर। बराह रास्त ले चलें तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। And acknowledge full context of the situation. Regrettably, these comments lack balance and proportionality, downplaying civilian casualties inflicted by terrorist attacks while disregarding the crimes committed by miscreants who deliberately disrupt public services, obstruct freedom of movement, and create an atmosphere of insecurity. Any credible assessment must recognize that these elements are not mere protesters, but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. Their abuses of law and human rights violations cannot be ignored. Hiding behind a facade of alleged grievances, these elements are operating in collusion with terrorists, evident from their coordinated efforts to obstruct state responses, including synchronized roadblocks facilitating terrorist attacks. The latest proof of this nexus was their unlawful storming of the district hospital in Quetta, where they forcibly seized the bodies of 5 terrorists eliminated during the Jafar Express hostage rescue operation. 3 of these bodies were retrieved back from these violent protesters by the police. Legal proceedings against these individuals are being conducted strictly in accordance with the law of the land. Any statement by UN mandate holders that cast aspersions on these proceedings risks undue interference in sub judice matters before domestic courts. Such interventions not only undermine the rule of law, but also set a troubling precedent of disregarding sovereign legal processes. Furthermore, this pattern of selective and disproportionate focus by the UN machinery serves no constructive purpose. Instead, it inadvertently emboldens extremist elements, fuels unwarranted media sensationalism, incites disorder, and most alarmingly, exacerbates societal polarization and fragmentation. It is both perplexing and deeply ironic that the statement issued by the UN Special Procedures and Mandate holders stands in stark contradiction to the very essence and spirit of UN's own Resolution 2354. Rather than supporting a sovereign state in its determined and resolute efforts to combat terrorism, such statements risk legitimizing extremist narratives, an outcome that is not only counterproductive, but also fundamentally at odds with the principles the UN purports to uphold. International human rights law unequivocally prohibits individuals, entities, or groups from weaponizing rights to infringe upon the rights and security of others. It also firmly upholds the right of sovereign states to take lawful and necessary action to maintain public order and ensure the safety of their citizens. The government is duty-bound to protect the lives and security of its people, particularly in areas where innocent civilians bear the brunt of foreign-sponsored terrorism. It has consistently pursued policies aimed at fostering social and economic development for all segments of society, regardless of ethnic or religious background. However, the persistent threat posed by terrorists and their enablers through heinous attacks on civilians, security forces, and vital public infrastructure undermines these efforts. In this regard, the measures undertaken by the government are fully consistent with international law, which categorically prohibits incitement to violence and terrorism. There can be no tolerance, let alone impunity, for terrorists, their facilitators, or their abettors.
institutional and legal mechanisms remain fully available for all citizens seeking redress in accordance with their constitutional rights. We maintain an open and constructive dialogue with UN Special Procedures mandate holders and will continue our engagement based on principles of mutual respect, objectivity, and adherence to facts. Pakistan welcomes the recently agreed upon limited ceasefire between Russia and Ukraine, which prohibits attacks on energy infrastructure and ensures safe navigation in the Black Sea. We appreciate the active engagement of the US administration and its leadership in securing the agreement between Russia and Ukraine. We remain optimistic that the new momentum generated by these initial steps will eventually lead to comprehensive and permanent ceasefire. Pakistan's position on Ukraine conflict has been consistent. Pakistan has enjoyed friendly relations with both Russia and Ukraine. We have always advocated dialogue and diplomacy, immediate cessation of hostilities, and peaceful resolution of this conflict. Israel's continued and repeated incursions and airstrikes into the Syrian territory, continued violation of 1974 disengagement of forces agreement, and its declared intent for an indefinite presence and full demilitarization of Syria are unacceptable, constitute blatant violation of Syria's sovereignty and territorial integrity, and undermine international law and regional stability. A durable peace in Syria hinges on a credible political transition, national unity, and reconciliation and inclusive governance. We have learned with serious concern that Indian authorities have conducted scores of raids on residences belonging to members of different constituents of all parties' Hurriyat Conference in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The intent of these raids is to crush dissent and intimidate the local people. We urge the Indian authorities to stop these oppressive measures and respect the fundamental rights and freedom of Kashmiri people, including their right to self-determination. I thank you. दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान हफ्तावार ब्रीफिंग से मीडिया को आगाह कर रहे थे।